सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे बीच में अलवर से लोकसभा के सांसद और गुरु मस्तनाथ पीठ के महंत श्रद्धेय बाबा बालकनाथ जी आज यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो प्रेस के साथियों को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो धौलपुर की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और एक पवित्र भूमि है, माता चंबल का प्रभात क्षेत्र है, उसका आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को रहता है। आज यहाँ पर हम सब हमारी पार्टी के द्वारा चलाए गए देश भर के कार्यक्रम मोदी जी at20 के कार्यक्रम के यहाँ पर पूरे धौलपुर ज़िले के प्रबुद्ध जनों को के साथ वार्ता कर कर उनके साथ में चर्चा कर कर और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 20 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के स्वरूप में और देश के प्रधानमंत्री के स्वरूप में, उन्होंने 20 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से पहले गुजरात प्रदेश का जिस प्रकार से विकास किया, जिस प्रकार से उत्थान किया और किस प्रकार से गुजरात के एक एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंची और गुजरात आज जिस प्रकार से किस एक खुशहाल प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वहां के प्रत्येक नागरिक को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ मिलता है और पारदर्शी रूप से लाभ पहुंचता है। और साथ साथ में औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास, हर स्वरूप से गुजरात का जो विकास और गुजरात का जो विकास का रोल मॉडल और स्वरूप पूरे देश ने देखा है और एक रोल मॉडल के रूप में गुजरात को आज पूरा देश जानता है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी घोषित किया और प्रत्याशी के बाद में ऐतिहासिक रूप से भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और पहली बार देश की जनता ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ के बाद में जब लोकसभा में प्रवेश करते हैं तो वास्तविक रूप से कहते हुए तो हमें बहुत सुने थे लोग कि लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन वास्तविक रूप से उस मंदिर को पूजने का काम और उस मंदिर के अर्थ को और उस मंदिर के भाव को और उस मंदिर की सेवा को जनता तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और देश ने देखा कि किस प्रकार से लोकसभा की चौखट को प्रणाम करते हुए वो लोकसभा में प्रवेश किए और उसी स्वच्छ मन से, उसी स्वच्छ विचार से और उसी भाव से, जो भाव भक्ति भाव उनके अंदर राष्ट्र के प्रति था, आज 8 वर्षों तक लगातार उन्होंने देश का समग्र विकास किया, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और योजनाओं का लाभ जन जन ने उठाया। किसान हो, व्यापारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हर धर्म के व्यक्तियों तक, कोई धर्म नहीं अपितु हर भारतवासी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा। हम सब उसी पर चर्चा करने और आगामी समय के अंदर हमने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आने वाले 25 वर्षों के अंदर भी हम सबको इसी तरह से पुरुषार्थ कर कर माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके नेतृत्व में चलकर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 ही उद्देश्य हैं: अपने शहीदों के सपने को पूरा करना, हमारे राष्ट्र के जो देवी देवताओं के जन्मभूमि है, देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, उनके दिए हुए ज्ञान को पूरे संसार के जन जन तक पहुँचाना और देश के प्रत्येक नागरिक को आज समान रूप से उसके जीवन को सुखद अनुभव प्राप्ति कराना, उसको जीवन को उसके जीवन स्तर में बदलाव लाकर उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, हर व्यक्ति सुख से अपना जीवन व्यतीत अपने इस घर में, अपने इस भारत में करे।
ये 3 उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। उन उद्देश्यों के साथ में हम सब यहाँ पर अपने धौलपुर की जनता को जोड़ने के भाव से, और उनका उद्देश्य आज जन जन का उद्देश्य बने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। अभी कल के ही एक अमेरिकन जो संगठन है, एक पत्रिका संगठन है, उनका सर्वे आया है जिसमें से 75% से अधिक अगर आज किसी की पॉपुलैरिटी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। तो जिस व्यक्ति की प्रशंसा और जिस व्यक्ति का पॉपुलैरिटी आज दुनिया भर में हो, तो वो व्यक्ति दुनिया का निर्णय और लोगों का निर्णय कभी गलत नहीं होता। जनता जब जो निर्णय करती है, चाहे वो भारत की हो चाहे दुनिया की हो, वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही भीतर तक देखकर अपना निर्णय करती है किसी व्यक्ति के बारे में। तो आज दुनिया ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता माना है, एक राष्ट्रभक्त माना है, एक सेवक माना है। तो निश्चित रूप से हम सबको अब उनके साथ जुड़कर 20 वर्षों तक उन्होंने पुरुषार्थ किया है, अपने काम का परिचय पूरे देश को, दुनिया को दिया है, अनेकों कसौटियों से बाहर निकले हैं, उनसे निकलकर और आज देश के विकास को और देश की अखंडता को संजोकर आज देश को उनके साथ मिलकर हम सबको अपने देश को वैभवशाली बनाना है। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व का और ऐसे हमारे राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता को जिन्होंने आज जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे कोरोना का समय हो, उनके एक आह्वान पर पूरे देश ने दीप प्रज्वलन करने का काम किया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का काम किया। उनके एक आह्वान पर पूरे देश ने, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश ने थाली घंटी बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया, उनका हौसला बढ़ाया। और आपने अभी वर्तमान में जब आज़ादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ हम सब मना रहे थे, तो आपने देखा होगा कि कितना सुंदर नज़ारा पूरे देश में था कि आपको कोई छत ऐसी नहीं दिखी होगी जिसके ऊपर तिरंगा नहीं लहराया गया हो, कोई आपको वाहन ऐसा नहीं दिखा होगा जिसके ऊपर तिरंगा नहीं लहरा रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के साथ आज पूरा देश जुटा है। ये हमारा बहुत सुंदर अवसर है भारतवासियों का। हम सबको इस अवसर को आज भारत की उन्नति में परिवर्तन करना है। इसी भाव से हम सब लोग यहाँ पर अपने इस धौलपुर के स्थान पर पहुँचे हैं। हमारे पार्टी के यहाँ के संगठन प्रभारी श्री जोहार बेडम जी भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पूर्व यहाँ से जिला प्रमुख जी भी उपस्थित हैं, और पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता और पूरे जिले भर के सभी प्रबुद्ध जन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था पार्टी की ओर से, और सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जी सर, हाँ मैन जी, 2023 की तैयारी माने अभी से? देखिए, ऐसा है कि आपको 2023 की या 2024 की तैयारी लगती होगी, लेकिन हमारी तैयारी है भारत माता को सोने की चिड़िया बनाना। हमारी तैयारी है अपनी भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाना। हमारी तैयारी है कि हमारा भारत जो है ये न केवल एक देश ही नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक परिवार के स्वरूप में देखने वाला देश है। पूरे विश्व को शांति, पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर और पूरे विश्व का नेतृत्व कर कर पूरे विश्व के सबके सम्मान के साथ में, सबके विकास के साथ में, सबको एक परिवार के स्वरूप में पूरे संसार को सुशोभित करना हमारा उद्देश्य ये है। हमारा उद्देश्य है हमारे शहीदों का सपना पूरा करना, जो कुर्बानियाँ उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लोगों के लिए दी थी, उस कुर्बानी को सार्थक करते हुए, इस वर्तमान समय का उपयोग करते हुए हम सब अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। कल सर सीएम भोलो साहब का दौरा था, उन्होंने आरोप लगाए कि राजस्थान में भाजपा को 25 सांसद मिले और ईस्टर्न कैनाल योजना है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जबकि ये योजना पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसका खाका तैयार किया। आज इस पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। देखिए, आपको दोबारा से गहलोत जी से मिलना हो ना, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके पास कोई और बात ही नहीं बची क्या? सिर्फ इसी बात का ढोल पीटते रहोगे आप? राजनीति करने का आपने एक माध्यम बना लिया जनता की सेवा का, जो ईस्टर्न कैनाल की जो भारत हमारे पूर्व की सरकार ने उस योजना को बनाया, उसको राजनीति करने का आपने माध्यम बना लिया। आपने किस रूप से आते ही उस योजना को ठंडे बस्ते पे डाला, और जब आपने बहुत सारा अध्ययन किया, आपके सभी अधिकारियों ने कहा कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तब आपने उसको कंधे पे उठा लिया और केंद्र सरकार से कोई बातचीत किए बिना, आप उसको मुद्दा बनाए बिना, कभी आप एक फ़ोटो मुझे आप पत्रकार बंधुओं दिखा दो कि कभी भी माननीय गहलोत जी
माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, क्योंकि वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और गहलोत केवल यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करके किसी एक संप्रदाय विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राजस्थान की 7 करोड़ से अधिक जनता के मुख्यमंत्री हैं। किस प्रकार का भेदभाव आपने यहाँ पर राजस्थान में किया है, किस प्रकार का दंगा प्रदेश आज राजस्थान को बनाया है। जो पत्थर कभी जम्मू कश्मीर पे हमारी सेनाओं पर, हमारे देश विरोधी ताकतें चलवाती थी, आज राजस्थान में आपने अपनी जनता से, अपने लोगों पर चलवाने का काम किया है। इसका जवाब कौन देगा? तो उनसे पूछिएगा कि कभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी से इस उद्देश्य के बारे में, इस विषय के बारे में कभी मिले हैं आप? मैं तो कहता हूं कि जिस व्यक्ति को काम कराना होता है तो उसके भाव क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, वो कैसे उस काम को करवाता है। और जिस व्यक्ति को जो काम नहीं कराना, वो आरोप प्रत्यारोप करता है, वो झूठे आरोप लगाता है और किसी न किसी स्वरूप में मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, टोंट मारता है, जो इंग्लिश भाषा का शब्द है टोंट मारना। तो टोंट मारने का काम बंद करो, जनता के भले का काम करो। और जनता का भले की इतनी चिंता है तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर मिलो। अगर कोई ऐसी बात है, कभी आप उनसे मिलते नहीं, क्योंकि डर है इनको डर है 10 जनपद का। क्योंकि जो मोदी जी को सबसे ज़्यादा गाली देगा, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा विरोध करेगा, वही इनका चहेता रहेगा। नहीं तो अब तक कभी तक इनकी कुर्सी चली जाती। इसलिए तो वहाँ नहीं जाते ये, इसलिए तो इस बात को बात नहीं करते। एक क्वेश्चन, योगी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, रुक नहीं पा रही, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, कश्मीर के अंदर धारा 370 तोड़ने के साथ साथ देश को अखंड किया। और देखिए, तमाम, मैं तो देश के दुश्मन तो हमको दिखते ही हैं बाहर, लेकिन देश के अंदर जो सत्ता लोभी दुश्मन बैठे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोग जिस प्रकार से करौली की हिंसा हुई, जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जितना हाथ देश के दुश्मनों का है उतना ही हाथ मैं मानता हूँ देश के अंदर बैठे भी गद्दारों का भी है। जो लोग ऐसे लोगों के साथ मिलकर देश में शांति की जो स्थापना हुई है, देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और वो सत्ता से अपने आप को इस प्रकार से दूर मानने की कभी वो सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। वो लोग जानबूझकर और ऐसे कृतज्ञों के अंदर जुड़ते हैं और अपने लोगों को मरवाने का काम करते हैं। ये लोग समझें और देखें कि आज देश आज विकास के पथ पर है। हम सब लोग देश के लिए काम करें। जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए भारत की सरकार निरंतर उसको अंकुश लगाने और उन लोगों को, जो लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, उनको करारा जवाब देने के लिए तत्पर है और सक्षम है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति की स्थापना के साथ में कश्मीरी पंडितों का हक उनको मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आने वाले समय पर कश्मीर का चुनाव भी होना है, वहाँ पर परिसीमन भी कार्य चल रहा है, वहाँ पर वोटरों का भी अध्ययन चल रहा है, वोटर जोड़ने का अध्ययन भी चल रहा है। तो इससे ये भयभीत है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं ना, वो भयभीत है, क्योंकि उनका वोट बैंक छिनता हुआ जा रहा है। आज अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर एक भारत बनते हैं, लेकिन उन लोगों की सोच है कि खाली एक ही जाति धर्म के लोग रहें और वही लोग रहें और उनके ही लोग रहें, वही उनके लिए उनका कश्मीर है और वही उनके सबको समझना भी होगा। और ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है उसका सामना हम सब भारतवासी मिलकर करेंगे और हमारे कश्मीरी पंडितों का जो घर है उसको हम सुरक्षित कर और उनकी सेवा के लिए और उनके काम के लिए समर्पित करेंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों में ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? ये तो स्पष्ट है ना। तो फिर आप, यही तो बात है ना कि जहाँ कांग्रेस की शासन है वहीं दंगे क्यों हो रहे हैं, वहीं इनसे दंगा रोका नहीं जा रहा। दंगा रोकने के लिए कभी इंटरनेट बंद कर दिया, धारा जो 144 है वो तो इनकी रोटी, सुबह शाम की रोटी बन गई। मतलब जब मर्जी उसको लगा दो, जब मर्जी उसको हटा दो। कितने समय तक राजस्थान के इतिहास में आज़ादी के बाद में पहला ये समय होगा कि जहाँ धारा 144 इतने लंबे समय तक राजस्थान में लगाई जा रही है। तो ये लोगों का काम ही है, क्योंकि ये आप देख लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के, कांग्रेस का कहना है कि ये जो भी हमारे सरकार हैं, जिन प्रदेशों में हैं, वहाँ पर बीजेपी द्वारा ये, तो आप जो करौली की हिंसा हुई, जो जोधपुर की हिंसा हुई जहाँ पर एक शहीद की प्रतिमा को अपमानित किया गया, जो उदयपुर की हिंसा हुई, जो अलवर में एक दो जगह पर छोटी मोटी घटनाएं हुई, इन घटनाओं में आप आरोपियों को पकड़ के सामने लाओ। कौन आरोपी है? जो आरोपी हैं उनको तो आप वहाँ पर जो इफ्तार पार्टी देते हैं, उनके वहाँ तो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको तो आमंत्रित करते हैं।
तो ये जो हो रहा है ये इनके कारण हो रहा है, क्योंकि ये लोग कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके चहेते इतने हैं वो लोग, उनके सारे इनकी कुर्सी बची हुई है, इसलिए ये लोग उनके मनमाने का काम करते हैं। आज राजस्थान जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, अवैध खनन किए जा रहे हैं, अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जे किए, सरकार की ज़मीनों को, जनता की ज़मीनों को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और थाने तहसीलों के माध्यम से जिस प्रकार से वसूली की जा रही है। आज राजस्थान में केवल एक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है, आज राजस्थान में जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं और जितने भी उसके समर्थित विधायक हैं, पहली बार इतिहास में देश में देखने को मिला कि एक प्रदेश के जितने भी सरकार में विधायक समर्थित है वो सबके सब मुख्यमंत्री हैं, सब अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं, सबका खुद का मुख्यमंत्री सचिवालय चलता है, खुद पे फ़ोनों के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, फ़ोन पे मैसेज आते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, लेटर आएगा बाद में, आप जब चले जाओ पहले झोला उठाकर। और अधिकारियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका उपयोग आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में किया जा रहा है, ये स्पष्ट है। और जिस प्रकार से आपने पूर्व में पूछा था कि राजस्थान ने 25 सांसद दिए, तो 2023 आने वाला है, राजस्थान की जनता 3/3 से अधिक विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। तब गहलोत जी को पूछना कि राजस्थान में 25 सांसद भी दिए और आज 175 से अधिक विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को दिए, अब आप क्या कहोगे? राजस्थान 2023 में चुनाव होना है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी ही संगठन है, और संगठन ही नेतृत्व है, और संगठन के कार्यकर्ता ही नेतृत्व करने वाले हैं। देखो ये सवाल को, ये आप जानबूझकर ये सवाल मत पूछो। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी दो व्यक्तियों से चलकर आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक पार्टी चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सरकारें चलती है। जैसे सर पीएम का चेहरा है, जैसे सीएम का चेहरा भी तो है। वो पार्टी विचार करेगी भाई, ये मेरा काम थोड़ी है। सर खंडे हम तो की आपने बात की, तो 3 योजनाएं चल रही है केंद्र की, एक अमृत योजना और एक स्वावलंबी योजना जी, स्वरोजगार योजना, और तीनों ही 25 जून 2015 में लागू हुई, इनका शुभारंभ हुआ। नहीं। और आज धौलपुर में अगर देखें तो वो पूरा सिस्टम 25% भी उसमें काम नहीं। देखो आयुष्मान भारत योजना 2019 में लागू हुई है, 17वीं लोकसभा के गठन के बाद। इसी लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2024 तक घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे। इस योजना का 26,000 करोड़ रुपए अभी तक राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार दे चुकी है। और आपने सर प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात की, उसमें 50% भी काम धौलपुर के अंदर नहीं हुआ। यही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ उस सवाल पूछना कि 26,000 करोड़ में से अब तक लगाए कितने, मैं बताऊँ 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपए ही इन्होंने अभी तक खर्चा किया 3 साल के अंदर। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उस योजना के अंदर भी स्टेट और सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है, और ये व्यवस्था है, ये कोई ये नहीं है कि वो दे रहे हैं या दे रहे हैं, ये तो देश की व्यवस्था है। ये अपना ये भैया नहीं लागू कर रहे। आयुष्मान भारत योजना आपके पड़ोस में चल रही है, आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में, आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश में, आप वहाँ जाकर देखिए कितने आवास बने। या राजस्थान में क्यों नहीं बने? क्योंकि ये जो केंद्र से पैसा आता है उस पैसे से तो ये अपनी जेबें भरते हैं, अपने अधिकारियों को तनख्वाह देते हैं, क्योंकि राजस्थान की स्टेट की जो कमाई है, जो राजस्थान की जनता की जो कमाई है, उसको तो ये लूटने का काम कर रहे हैं। और जो केंद्र से जो पैसा योजनाओं का आता है उससे ये अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने का काम करते हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश को आज कंगाल गहलोत जी ने कर दिया है। योजनाएं इसलिए यहाँ पर लागू सही समय पर नहीं हो पा रही है। जागृत किया है देशभक्ति के, लेकिन आज आप देखें इस कदर महंगाई है कि गरीब जो मजदूर है उसकी कीमत क्यों होती है, इस पर लगाम क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, महंगाई भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, और कोविड के बाद जो परिस्थिति आज पूरी दुनिया में बनी है, देखो लड़ना भी हमें है और जीतना भी हमें है। आज भारत ने कोविड के साथ लड़ा और हम जीते। इसी स्वरूप में महंगाई के साथ भी भारत लड़ेगा, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति इस प्रकार की बनी है। कोविड आया, कोविड के बाद में रसिया यूक्रेन का युद्ध आया, और भारत आज उन्नति के पथ पर है, आज चाहूँ और विकास है। तो जब घर में काम चलता है ना, तो परिवार के लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं मानता हूँ कि आज भारत उन्नति के पथ पर है। आज भारत सेना के जो अपने खुद के साजो सामान खुद निर्मित कर रहा है। आज भारत में चाहूँ और विकास, आज गरीबों को आवास भी तो उतने अधिक मिल रहे हैं।
आज गरीबों को योजना भी तो उतनी अधिक मिल रही है, आज गरीबों को राशन भी तो उतना अधिक मिल रहा है, आज किसानों को सम्मान निधि भी तो मिल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे हम उभरेंगे और हम सब भारतवासी मिलकर मेहनत करेंगे और जल्दी इस पर नियंत्रण होगा। और अनेकों बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए डीजल के दाम भी कम किए हैं, अनेकों बार अलग अलग चीज़ों पे, चाहे बिल्डिंग कम भी किए ना, कम भी किए ना, कम भी किए ना, कांग्रेस की सरकार थी, कम भी प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले महंगाई को कम भी किए हैं, कम भी किए हैं। लेकिन राजस्थान में डीजल सबसे महंगा क्यों है? मोदी जी ने जो काम किया है, नहीं, राजस्थान में डीजल सबसे महंगा क्यों है? सब्सिडी बिल्कुल खत्म। राजस्थान में किस चीज़ की सब्सिडी खत्म कर दी? पहले सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे। नहीं, देखिए, सब्सिडी जिनको आवश्यकता है उनको सब्सिडी भी मिलती है। कोरोना के समय, आप मेरी बात सुनिए, कोरोना के समय पर गरीबों को जो उज्ज्वला गैस के माध्यम से जिनको सिलेंडर मिला था उनको सबको सिलेंडर फ्री दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देश के लोगों से आह्वान किया गया कि जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दे। सरकार, अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार, आज सबके जन धन खाते खुले हैं, सबके खाते में सीधा पैसा जाता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि सरकार के सबने, हाँ, बेरोजगारी, रोजगार की बात करें तो जो वादे किए पूरे नहीं हुए अभी तक। वादे पूरे करने में लगे हैं और 100% वादे पूरे करेंगे और करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने कहा कि कोविड पे हमने जीत हासिल कर ली है, बिल्कुल। लेकिन जो कोविड वैक्सीन लगाए हैं उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। नहीं, ऐसा आम नहीं, जन की ऐसा जेब नहीं, को खाली करना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई कोविड के कारण, महंगाई यूक्रेन युद्ध के कारण और महंगाई जो है पूरे विश्व भर में है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। कांग्रेस की तरफ